नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। खबरों की करेंगे शुरुआत और बात सबसे पहले बड़ी खबर की। बड़ी खबर क्या है? जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी शुरू करने वाली है और इसको लेकर बड़ी खबर है। अमित शाह इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं और चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो सकती है। 30 सितंबर तारीख बताई जा रही है जब जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। चित्रकूट में दिग्गज नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी जाहिर तौर पर फिर लगेगा। यात्रा का समापन 25 सितंबर को भोपाल में होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यात्रा का समापन भी होगा और यहां पर कार्यकर्ताओं का महाकुंभ भी आयोजित किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी में अब लाडली बहनों को हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। सीएम ने रक्षाबंधन पर तोहफा दिया और बहनों के लिए नौकरी में आरक्षण के साथ ही कई और ऐलान किए। प्रदेश में चुनाव से पहले इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। एमपी में सीएम शिवराज ने बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया। भोपाल के जम्बूरी मैदान में लाडली बहना सम्मेलन के दौरान सीएम ने बड़े ऐलान किए। लाडली बहनों के लिए कई घोषणाएं की। एक नजर सीएम शिवराज के बड़े ऐलानों पर। बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण। रक्षाबंधन पर खाते में 250 रुपए। अक्टूबर से लाडली बहनों को हर महीने 1250 रुपए। 450 रुपए में गैस सिलेंडर। महिलाओं की सहमति से बंद होंगे शराब दुकान। 50% महिलाओं की सहमति पर बंद होंगे दुकान। मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है और अब अक्टूबर से इस महीना तो कुल मिला के 1000 और 250 ये हो ही जाएंगे। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। मेरी बहनों, अब तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, तुम पे कोई अन्याय नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए है और मैं फिर तुम्हें इस राखी के कच्चे धागे की कसम खा के कहता हूं, मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा मेरी बहनों तुम्हारे लिए। सीएम ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस की भर्ती में महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षण है। अब पुलिस और अन्य सरकारी भर्तियों में 35% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया है कि नॉमिनेटेड पोस्ट में भी 35% महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से लाडली बहनों को सम्मान देने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज की घोषणाओं से प्रदेश की आधी आबादी को लाभ मिलेगा। संवेदनशील सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावन महीने के इस पावन पर्व पर जो महिला सशक्तिकरण के साथ समाज के सशक्तिकरण में सरकार हमारी लगातार काम कर रही है, आज ऐतिहासिक घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं और इन घोषणाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस की भर्ती में बेटियों को पहले 30% का आरक्षण देती थी। अब वो आरक्षण बढ़कर के 35% आज सरकार ने किया है। मैं उन बेटियों को बधाई देता हूं जो इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं। तो दूसरी ओर शिक्षकों की भर्ती में भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% बेटियों की भर्ती होगी। एक ऐतिहासिक कदम आज हमारी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए किया जाना, नौकरियों में आरक्षण, प्रदेश की बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा तो है ही, चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की बड़ी कोशिश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर जन आशीर्वाद यात्रा पर मंथन किया गया। इसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कह रहे हैं कि यात्रा के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक में चर्चा हुई है। 5 जोन में इसे यात्रा को बांटा जाएगा और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चुनाव में इसका फायदा भी होगा। भाई साहब, जन आशीर्वाद यात्रा सरकार के लिए बहुत बेनिफिशियरी रही पिछले सालों में, लगातार जनता से जुड़े। इस बार किस तरह की पूरी तैयारियां की गई हैं और कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाएगा? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आज जन आशीर्वाद यात्रा के जो हमारे यात्राओं के प्रभारी हैं, 5 यात्राओं के, वो फिर हमारे जो संभागीय टोली है, केंद्रीय टोली है, जिले की टोली है, विधानसभा की टोली है, ये सभी लोग आज बैठक में आए हैं और पूरी यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। और कल विस्तार से माननीय नरेंद्र सिंह जी की पत्रकार वार्ता है, तो जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में वो विस्तार से चर्चा करेंगे। कितना लाभ मिलेगा आपको लगता है? क्या लगता है 2023 के चुनाव में? ये अभी तक का सबसे बड़ा महाजनसंपर्क अभियान जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये है मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सबसे बड़ा चुनावी महाजनसंपर्क अभियान होगा और इसका 2023 में बीजेपी को बहुत फायदा होगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेश सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और दिग्विजय सिंह के आरोपों का खंडन कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने दरअसल एक ट्वीट किया था और ये फर्जी निकला है। दमोह के एसपी और प्रशासन ने इसका खंडन करते हुए ट्वीट उन्होंने भी किया है और जानकारी दी है कि जैन तीर्थ कुंडलपुर संबंधी जानकारी जो इधर दिग्विजय सिंह की तरफ से जो सामने आई है, उनके ट्वीट में सामने आई है, वो भ्रामक और तथ्यहीन है। दिग्विजय सिंह ने दरअसल अपने ट्वीट में बजरंग दल पर आरोप लगाए थे कि कुंडलपुर के जैन मंदिर में घुसकर पिंडी रख दी गई है, लेकिन इसे फर्जी बताया है या भ्रामक और तथ्यहीन प्रशासन की तरफ से कहा। झाबुआ में 26 अगस्त को बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सम्मेलन पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए कि कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए, बल्कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं पर दबाव बनाकर गांवों से महिलाओं को इकट्ठा किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी बताए जिसमें महिलाओं को नहीं लाने पर 5 दिन का मानदेय काटने का मैसेज भी है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि कांग्रेस सरकार आने पर बीजेपी के एजेंट बने अधिकारियों का हिसाब भी किया जाएगा। और जिस तरह से कल पूरी तरह से एजेंट बनकर काम करा गया, सरकारी कार्यक्रम के नाम पर पूरा बीजेपी का कार्यक्रम हुआ और हम बहुत करीब से देख रहे हैं जो अधिकारी इनके एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उनको मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार आएगी उनका हिसाब करा जाएगा। आप निष्पक्ष होकर काम करें। अगर एजेंट बनकर, बीजेपी के एजेंट बनकर काम करना है तो नौकरी से इस्तीफा देकर आप पार्टी ज्वाइन कर लें, पर इस तरह से अगर आप उनका एजेंट बनकर काम करेंगे तो यह हम बिल्कुल नहीं साइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग पूरी सूची तैयार कर रहे हैं, जिनको जो इलेक्शन कमीशन से हम शिकायत करेंगे कि ये लोग पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहां पर लाए गए। प्रदेश के गृह मंत्री आज दतिया के दौरे पर रहे। वृंदावन धाम में आयोजित कर्मचारियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर कर्मचारियों को सम्मानित किया और फिर डोर टू डोर संपर्क अभियान के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी, विकास कार्य की सौगात दी और कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। बात इंदौर की करेंगे, जहां पर एमआईसी सदस्य और निगम अधिकारी के बीच का विवाद सीएम तक पहुंच गया। एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा ने एडिशनल कमिश्नर सिद्धार्थ जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एमआईसी सदस्य ने निगम अधिकारी सिद्धार्थ जैन पर सूर्यदेव नगर की घाटन में बन रहे मंदिर को तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं अवैध दरगाह पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। मुरैना की बात करेंगे। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले आदिवासियों को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेताओं ने आदिवासियों के द्वारा जमीन पर
अतिक्रमण करने को सही बता दिया है और वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उधर प्रशासन ने आदिवासियों को पट्टे पर जमीन देने के लिए तैयारी कर रहा है। ये मामला मुरैना विधानसभा के धनेला गांव के पास वन विभाग की जमीन का है, जहां पर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे आदिवासियों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने वन भूमि पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया था। अतिक्रमणकारी आदिवासियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी। और चलिए बढ़ते आगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी WF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने पर HS प्रणॉय को बधाई दी है। गृह मंत्री ने HS प्रणॉय को शानदार खेल का प्रदर्शन करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि शानदार खेल का उन्होंने प्रदर्शन किया है और अधिक ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उनकी दृढ़ता सदैव सफलता प्रदान करे। अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर की बात करेंगे। महू के सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का मामला आया। यहाँ पर जो छात्राएं पढ़ती हैं उनको तिलक लगाने, कलावा बांधने, कड़ा और तावीज़ पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। इस मामले पर स्थानीय विधायक ने आपत्ति जताई है। स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और थाने में हनुमान चालीसा का पाठ किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। उधर पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर समझौते की बात स्कूल प्रबंधन की तरफ से कही जा रही है। लास्ट पीरियड में जो हमारी क्लास टीचर थी तो उन्होंने हमसे मतलब ऐसे टॉन्ट मारा हमको कि है ना, मतलब कल तो बहुत बोल रहे थे, आज क्लास में क्या हो गया तुम्हें। और उसके बाद एक माया मैम है, उन्होंने 9th-10th क्लास में आपत्तिजनक शब्द बोले जो हम अभी बता नहीं सकते आपको। दोनों पक्ष थाने आए थे आज, स्कूल पक्ष भी और दूसरा पक्ष भी थाने आया था। दोनों से बात की है। दोनों से बात करने के बाद में आम सहमति जो बनी है कि भाई बात को यहीं खत्म करते हैं। हमारा बच्चों का भविष्य और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम बच्चों पर ध्यान देना चाहते हैं। देखिए, FIR कार्यवाही तो निश्चित रूप से होगी, उनसे बात की जाएगी। अभी सब संयुक्त उनकी बैठक बुलाई है और इस प्रकार की घटना दोबारा पुनरावृत्ति इसकी ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। और सतना से दिल दहला देने का मामला सामने आया। यहाँ पर एक सरपंच के बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने गांव से 1 किलोमीटर दूर शव को बरामद किया। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना कोटर थाना क्षेत्र के तिहाई गांव की है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने सरपंच के बेटे की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और गाँव से 1 किलोमीटर दूर शव फेंक दिया। इंदौर में गिरफ्तार राजेंद्र बरनाला और उसकी गैंग से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि गैंग के द्वारा कई राज्यों के बदमाशों को हथियार सप्लाई होते थे। पुलिस के मुताबिक इनके तार हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के बदमाशों से जुड़े हैं। वहीं फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाली लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी ये बदमाश हथियार सप्लाई कर चुके हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी महीने में 100 से ज्यादा हथियार बनाकर बेच दिया करते थे और सोशल मीडिया के जरिए ये बेचने का काम किया करते थे। जो आरोपी हैं उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इससे पहले वो दिल्ली में 18 पिस्टल के साथ में गिरफ्तार हुए थे और बड़वानी में भी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे जिनके पास से 45 पिस्टल बरामद करी गई थी। तो इनके संबंध कई गैंगस्टरों से होना बताया गया था और कई रूप से ये भी बताया गया था कि खालिस्तानियों को और अन्य गैंगस्टर्स को उनके द्वारा अवैध हथियार सप्लाई किए गए हैं। इस पर से पूछताछ के दौरान अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं। ATS को और अन्य एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया है, वो इनकी जानकारी एकत्रित करके अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इंदौर से चौंकाने वाली खबर है। यहाँ पर एक साली ने ही अपने जीजा के घर को लूटने की साजिश रची। वो इस बात से नाराज थी कि उसका जीजा बहन को खर्च के लिए पैसे नहीं देता था। उसने बाकायदा साजिश रचने के बाद अपने ही पति को लूट करने के लिए कहा। पुलिस ने इस मामले में साली समेत 7 लोगों को पकड़ा है। पुलिस को शक है कि पीड़ित की पत्नी भी वारदात में शामिल है।
पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की कोशिश की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लूट की कोशिश का यह मामला द्वारकापुरी थाना इलाके का है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बढ़ते आगे, एक समय ऐसा था जब ग्वालियर चंबल अंचल में किसी के घर अगर बिटिया होती तो परिवार में मातम सा छा जाता, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। बेटी के जन्म पर यहां खुशियां मनाई जाने लगी हैं। ऐसी ही एक तस्वीर ग्वालियर के भीतरवार में पूर्व सरपंच के घर नातिन का जब जन्म हुआ तो पूरा गांव बैंड बाजे के साथ नन्ही बिटिया को अस्पताल से घर तक लाया। सजी धजी कार, उसके आगे आगे बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात निकल रही है। हर्षोल्लास के साथ में स्वागत कर रहे हैं, सब आए हैं हॉस्पिटल से लेके घर तक। हाँ, घर तक बैंड बाजों के साथ में। हमारे यहाँ काफ़ी वर्ष बाद बिटिया का जन्म हुआ है, यानी कि लक्ष्मी का जन्म हुआ है, और हम लोगों को पूरे घर को बड़ी खुशी है। मतलब बिटिया का जन्म एक बेटा का जन्म बराबर है। आपने बिल्कुल अपने घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया है। बिटिया को आप हॉस्पिटल से यहाँ तक बिल्कुल बैंड बाजों के साथ लेके आए हो। आप क्या संदेश देना चाहोगे सब लोगों को? ये देना चाहता हूँ मैं संदेश की बिटिया और बेटा दोनों ही बराबर है। बात सीहोर की करेंगे। सलकनपुर मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं पर भालुओं ने हमला कर दिया। इसमें 2 श्रद्धालु घायल हो गए। रेहटी के निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है, जिनमें एक की हालत गंभीर देखते हुए भोपाल रेफर किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत हो गई। मृतक बाघ की उम्र 4 साल है। मानपुर रेंज में पटेहरा बीट में शव मिला है। प्रबंधन ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करा दिया। माना जा रहा है कि बाघों के आपसी संघर्ष में बाघ की मौत हो गई। बाघों के आपसी संघर्ष में मौत की आशंका जताई गई है। हालांकि पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब पूरा मामला साफ हो पाएगा। लेकिन बाघ की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 4 साल इसकी उम्र बताई जाती है। अब रिपोर्ट आने के बाद असल वजह पता चल पाएगी कि बाघ की मौत आखिर हुई कैसे। ग्वालियर में पुलिस ने एक मनचले को सबक सिखाया। सबक भी ऐसा कि सब देखते रह गए, हैरान रह गए। यहाँ पर छेड़छाड़ के आरोपी का बीन बजाकर, वही बीन जो नाग को निकालने के लिए बजाई जाती है, लेकिन इस छेड़छाड़ के आरोपी के भीतर जो नाग छुपा हुआ है उसको निकालने के लिए बीन बजाई और उसका जुलूस निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। बीन बजाकर सपेरे सांप को नचाते हैं, लेकिन यहाँ बीन सांप के लिए नहीं, उस इंसान के लिए बजाई जा रही है जिसकी सोच सांप के जहर से भी खतरनाक है। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं और यहाँ बीन बजाकर जयेंद्र रावत नाम के बस कंडक्टर का पुलिस ने जुलूस निकाला। नरवर से ग्वालियर के बीच चलने वाली बस में ग्रामीण इलाके की छात्राएं पढ़ाई के लिए घाटी गांव आती हैं। इस बस में आरोपी जयेंद्र रावत कंडक्टर है। आरोपी बस में छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। छात्राओं ने कंडक्टर की हरकतों के बारे में अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक छात्रा ने हिम्मत करके घाटी गांव में पुलिस की बेटी की पेटी में एक शिकायती पत्र डाल दिया। यह पत्र घाटी गांव थाना प्रभारी शैलेंद्र गुर्जर ने देखा और फिर इसकी जानकारी एसडीओपी संतोष पटेल को दी, जिसके बाद टीआई और एसडीओपी दल बल के साथ बस स्टैंड पहुंचे। पुलिस को देख कंडक्टर हाथ जोड़ने लग गया। आरोपी कंडक्टर ने पहले तो छेड़छाड़ की घटना से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस उसकी पोल खोलने लगी तो वो पुलिस से माफी मांगने लगा।
लोगों के सामने कहा कि उससे गलती हो गई और अब वो महिलाओं की इज्जत करेगा। घाची गांव पुलिस जब कंडक्टर से पूछताछ कर रही थी, उस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। बस स्टैंड पर बैठे सपेरों को भी इस बात की खबर लगी, जिसके बाद वो बीन बजाते हुए आरोपी को थाने तक ले गए। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। पानी के लिए लोग कुआं या तालाब खोदते हैं, लेकिन धमतरी में खेत में अपने आप गड्ढा बनते जा रहा है। खेत की जमीन धंसती ही चली जा रही है। क्यों, कैसे, कहां पर, इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खेत में नजर आ रहा ये गड्ढा कोई कुआं या तालाब नहीं, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। खेत में जमीन अपने आप धंसती जा रही है, गड्ढा गहरा होता जा रहा है। किसान परेशान है, आखिर खेत क्यों धंस रहा है? ये तस्वीरें धमतरी के सेहरा डबरी गांव की हैं। गांव के खेत में जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया है। अक्सर आपने फिल्मों में या काल्पनिक कथाओं में देखा होगा कि धरती फटती है या धरती धंस जाती है, लेकिन इस वक्त हम धमतरी में खड़े हैं और ये घटना वाकई में हैरान करने वाली धमतरी में घटी है कि यहाँ पर की धरती धंस गई और लगातार धंसती ही जा रही है। ये धमतरी शहर से लगा हुआ सेहरा डबरी गांव है और वहाँ के खेत में बीचों बीच इस वक्त हम खड़े हैं। इस खेत में ये बड़ा गड्ढा आप देखिए, ये बड़ा गड्ढा अपने आप हो गया है। यहाँ पर की जमीन जो है अपने आप नीचे धंसती जा रही है। यहाँ पर धान की फसल लगी हुई है, तो जितने एरिया की जमीन धंसी है वो उसकी फसल भी पूरी तरह खराब हो चुकी है और आजू बाजू के खेत का पानी यहाँ पर आके भरता जा रहा है और सारा पानी ये गड्ढा सोखता जा रहा है। थोड़ी देर पहले इस गड्ढे की नाप ली गई है, तो जो है इसका दायरा जो है करीब करीब 17 मीटर व्यास का लगभग ये गड्ढा है, जो करीब करीब गोलाकार शेप में है, वृत्ताकार शेप में है, इसका आकार गोल है और ये जमीन लगातार धंसती जा रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या मामला है, अचानक धरती इस तरह से धंसी क्यों। खेत के बीचों बीच पहले 17 मीटर व्यास का और 32 फीट गहरा गड्ढा बना, लेकिन इसकी गहराई बढ़ती जा रही है। ये गड्ढा 32 फीट से बढ़कर 7 फीट गहरा हो चुका है। इस गड्ढे में खेतों का पानी भर रहा है, जिससे धान की फसल पर भी खतरा है। बुलबुला आ रहा था, झाग के समान दिख रहा था थोड़ा सा, और जमीन धंसी हुई नहीं थी उस समय, वो बराबर था। फिर मैं सेकेंड दिन सुबह आया, फिर देखा कि 10 फीट के आसपास गहरा हो गया था ये, यानी चौड़ाई वृत्ताकार और गहरा नहीं मालूम था उस समय। तो धान वान पूरी हो गए, तालाब के समान। जमीन क्यों धंस रही है, किसान ये समझ नहीं पा रहे हैं। खेत के मालिक ने प्रशासन को सूचना दी है, लेकिन प्रशासन ने इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश नहीं की है।